तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा क्लास 10th की फिजिक्स चल रही थी। तो इसके पहले वाली क्लास में हम अवतल दर्पण के द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनते थे उनको हम आरेख से एकदम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम उत्तल दर्पण के द्वारा जितने भी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं उनको हम आरेख खींचकर एकदम आसान तरीके से समझेंगे। उसके बाद फिर जो रेखीय आवर्धन होता है दर्पण का उसके बारे में समझेंगे। चिन्ह परिपाटी का जो नियम है उसको हम जानेंगे। तो आज की क्लास में आप लोग बने रहिए। इसके पहले आपके जो भी कंफ्यूजन रहे होंगे आज की क्लास के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो जब हम अवतल दर्पण पढ़े हुए थे उनमें कई सारी स्थितियां होती थी। टोटल 6 स्थितियां हम देखे थे। लेकिन जो आपका उत्तल दर्पण है उनमें हम 2 स्थितियां जानेंगे। तो पहली स्थिति उनमें से है जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब कैसा बनता है, उनको हम आरेख खींचकर समझेंगे। क्योंकि इस चैप्टर में अगर आपको आरेख खींचना आ गया है तब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आप रटना चाहेंगे तो रट कर आप इसको समझ नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप लोग आरेख पहले अच्छे से समझिए, उसके बाद आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, एक हम बना लेते हैं उत्तल दर्पण। ये हो गया एक उत्तल दर्पण। इसकी पहचान भी आपको पिछली वाली कक्षाओं में हम बता चुके हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जो परावर्तन होता है वो उभरे हुए तल से होता है। वो आपका क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण बन गया। यहां पे हम खींच दिए मुख्य अक्ष। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। यहां पे क्या होता था आपको पता ही है कि ध्रुव होता था। यहां पे फोकस, चाहे आप उसको मुख्य फोकस बोले या फोकस ही बोले, यहां पे क्या होता था? वक्रता केंद्र होता था। तो समझने वाली बात यह है कि जो वस्तु आपको रखना होता है वो बाईं तरफ हमेशा वस्तु को आप रखते हो। तो यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे तो कोई भी पॉइंट्स नहीं है। पॉइंट्स का मतलब स्थितियां, जैसे इस तरफ ध्रुव होता था, फोकस होता था, वक्रता केंद्र होता था, अनंत होता था, तो कई सारी स्थितियां थी। इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ 2 स्थितियां बनी। तो पहली स्थिति यहां पे हम लेते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत का मतलब हुआ कि वस्तु बहुत दूर रखी है, तो वो कहा जाएगा अनंत। तो इस वस्तु का हम नाम दे देते हैं ए और बी। तो जो हम प्रतिबिंब बनाने के 3 रूल पढ़े थे उन्हीं 3 रूल का यहाँ पे हम यूज करके, कोई 2 रूल यूज करके हम प्रतिबिंब बनाएंगे। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ रेखा जा रही है। आपको रूल पता है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चलती हैं तो परावर्तन के पश्चात उत्तल दर्पण में क्या है? मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं जाती हैं। तो जब यहां पे इसका परावर्तन होगा तो ये पीछे की तरफ ऐसे रेखाएं निकल जाएंगी, इधर की तरफ। अब यहां पे ये रेखा मुख्य अक्ष के समांतर गई। अब जैसे ही इसका परावर्तन होगा तो पीछे की तरफ ये रेखा ऐसे निकल गई, इसलिए तीर का निशान इस तरफ लगा हुआ है। लेकिन पीछे की तरफ अगर इस रेखा को आप बढ़ाते हैं इस तरह से, तो ये रेखाएं कहां पे मिल रही हैं? मुख्य फोकस पे। तो आपको पता है कि परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं वहीं पर हमारा क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहां पे प्रतिच्छेद कर रही हैं? मुख्य फोकस पे। तो यहीं पर क्या बना? आपका प्रतिबिंब बना। तो ये पूरा आपका प्रतिबिंब बन गया। अब इसी प्रतिबिंब को देखकर आपको बताना है कि इस
प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, आकार क्या है और प्रकृति क्या है। तो आइए हम देख लेते हैं। तो लिखेंगे कैसे हम, उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। अब आपको आरेख देखना और बताना है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वस्तु के दूसरी तरफ बन रहा है। तो प्रतिबिंब वस्तु के दूसरी तरफ कहाँ पर बन रहा है, ये देखिए आप, मुख्य फोकस पर। दूसरी तरफ मुख्य फोकस पर। तो आप देख रहे हैं कि जब डॉट लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो वहां पर आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी बनता है, और आभासी बनता है तो हमेशा सीधा बनता है। तो क्या लिखेंगे, मुख्य फोकस पर आभासी सीधा तथा। अब आप देख रहे हैं कि जो हमारी वस्तु है इतनी बड़ी है, लेकिन जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो बिंदु आकार का बन रहा है। तो आप आरेख देखकर बता सकते हैं कि प्रतिबिंब का आकार कितना होगा। तो सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा आप कह सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि बिंदु आकार का, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। तो कैसा है, तथा बिंदु आकार का बनेगा। तो इस तरह से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। तो पहले आरेख बनाना है और इसी को देखकर आपको आंसर देना है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम दूसरी स्थिति इसकी देखते हैं। तो दूसरी स्थिति जो आपकी है, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच रखी हुई है, क्योंकि इसमें दो ही स्थितियां आपकी हैं। तो आइए हम आरेख खींच लेते हैं पहले। तो ये बन गया एक उत्तल दर्पण, ये खींच लिए हम एक मुख्य अक्ष, ये आपका हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। तो इस बार कहाँ रखना है, ध्रुव और अनंत के बीच आप कहीं पर भी वस्तु को रख सकते हैं, प्रतिबिंब आपका वैसा ही एक जैसा बनेगा। तो हम यहाँ बीच में कहीं एक वस्तु रख लेते हैं और उसका नाम दे देते हैं AB। तो AB, तो पहली रेखा हम खींचते हैं वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर खींचते हैं। तो जितने भी प्रतिबिंब हम बनाए हैं आप उसमें देख सकते हैं कि एक कॉमन बात यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर पहली रेखा हम डालते हैं। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर रेखा गई। जैसे ही इसका परावर्तन होगा वो क्या होगी, पीछे की तरफ, इस तरफ से चली जाएगी ऐसे। लेकिन पीछे की तरफ अगर हम बढ़ाएंगे वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। डॉट डॉट का मतलब ही यही हुआ कि जाती हुई प्रतीत हो रही है, ना कि वास्तव में कोई रेखा वहां पे जा रही है। तो ये बन गया। अब हमको क्या करना है, रूल यहां लगाना है कि वक्रता केंद्र की तरफ अगर कोई रेखा हम डाल रहे हैं तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। तो वक्रता केंद्र के सीध में आपको ऐसे रेखा डालना है, ये गई। लेकिन जैसे ही इसका परावर्तन होता है ये उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो जब उसी दिशा में वापस लौट जाती है, लेकिन पीछे की तरफ अगर हम इसको बढ़ाएं वो वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है। अब आप यहां देखिए कि दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करेंगी वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसका नाम दे दिए A' B'।
तो अब अगर आपको चित्र बनाना आ गया तो चित्र से देखकर आप सब बता सकते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं। तो आपको लिखना है जैसे फर्स्ट वाला बताए हैं, उसके बाद आप शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हो। तो देखिए यहां पे हम लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की प्रकृति। उसके बाद हम लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। उसके बाद हम लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। जो फर्स्ट वाले में आपको जितना हम लिखवाए हैं उतना लिखने के बाद आपको इसको नीचे लिखना है। तो प्रकृति क्या होती है? प्रकृति का मतलब जो प्रतिबिंब आपका है वो आभासी है, सीधा है, उल्टा है, वास्तविक है, कैसा बन रहा है। तो कुछ याद नहीं करना, आप चित्र देखिए। जब बस यहां रखी है और आपका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी तरफ बनेगा तो हमेशा कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। तो प्रकृति कैसी हुई? आभासी। अब आपको देखकर ही पता चलेगा कि सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है। तो वस्तु हमारी अगर ऊपर की तरफ रखी है और प्रतिबिंब भी हमारा ऊपर की तरफ बनेगा तो हमेशा कैसा होगा? सीधा होगा। नीचे की तरफ बनता था तो कैसा होता था? उल्टा होता था। तो लिखेंगे आभासी तथा सीधा। तो आरेख समझ गए तो सब समझ गए। आकार कैसा है? तो इसको भी आप देखकर बता सकते हैं कि वस्तु इतनी बड़ी रखी है और प्रतिबिंब छोटा सा बन रहा है। तो लिखेंगे वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। स्थिति कैसी है? तो स्थिति आप देख सकते हैं। स्थिति का मतलब प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है। तो ये है ध्रुव, ये है फोकस, तो उसी के बीच में बन रहा है। तो लिखेंगे ध्रुव तथा फोकस के बीच। तो ध्रुव तथा फोकस के बीच। तो ये हो गई आपकी स्थिति। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए हम इसके आगे देख लेते हैं कि दूरियां मापने का निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी का नियम क्या होता है। तो आइए हम नियम जान लेते हैं। तो एक हम बना लेते हैं, निर्देशांक तल बना लेते हैं इस तरह से। ये सब आप लोग मैथ में भी पढ़े हैं 9th में ही। ये होता है यक्स डैश यक्स, ये होता है वाई और वाई डैश। जो 9th में आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हैं उसी से इसको क्या करना है? रिलेट करना है। और यहां पे एक हम बना लेते हैं दर्पण और दोनों को रिलेट करके आप देखना। तो ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आएगा। ये जो ध्रुव होता है, इस ध्रुव को आपको क्या मानना है? मूल बिंदु मानना है। यहां पे अब इस मूल बिंदु के बाईं तरफ अगर हम जाएंगे इस तरफ तब भी ऋणात्मक होता है और नीचे की तरफ जाते हैं तब भी ऋणात्मक ही होता है। अगर हम इस मूल बिंदु के दाईं तरफ जाते हैं तो धनात्मक, ऊपर की तरफ जाते हैं तब भी क्या होता है? धनात्मक। ये जो कार्तीय तल है ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये होता है आपका चौथा चतुर्थांश। तो ये x प्लस में, ये y प्लस में, तो पहले वाले का जो साइन होता है प्लस प्लस, x माइनस में y प्लस में, तो दूसरे का होता है माइनस प्लस, और तीसरे का होता है देखो x भी माइनस y भी माइनस, तो माइनस और माइनस। तीसरे वाले में x प्लस होता है और y आपका माइनस होता है। तो ये आप लोग मैथ में पढ़ चुके हैं, बस इसी से आपको यहाँ पे रिलेट करना है। तो ये जो आपका दर्पण है इसके ध्रुव से बाईं तरफ अगर कोई भी दूरी मापी जाएगी तो वो हमेशा ऋणात्मक होगी, यहां आप देख चुके, और दाईं तरफ होगी तो हमेशा क्या होगी? धनात्मक। नीचे की तरफ होगी तब भी ऋणात्मक
और ऊपर की तरफ कोई दूरी होगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी। तो ये बात आप समझ गए। तो आइए एक हम दर्पण का चित्र बना के देखते हैं कि किसको क्या बोला जाता है। तो हम एक अवतल दर्पण का एक आरेख खींच लेते हैं और इसी में आप सब समझ जाएंगे कहां पर क्या होता है। तो एक बात आपको ध्यान ये रखना है, जो भी दूरियां हैं वो हमेशा ध्रुव से मापी जाती हैं। तो यहां है F, यहां है C। तो एक हम चित्र बना लेते हैं, यहां से गया तो फोकस से, और उसके बाद यहां से गया तो ये कुछ ऐसे। एक हम चित्र ऐसे खींच लिए। तो यहां पे रखी है वस्तु और यहां पे है ध्रुव। तो ध्रुव और वस्तु के जो बीच की दूरी है उसी को क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल u। प्रतिबिंब हमारा यहां पे बन रहा है ये। तो इस ध्रुव से यहां तक जो भी दूरियां होगी वो होगी प्रतिबिंब की दूरी, जिसे हम स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। और जो F है और जो ध्रुव है उसके बीच की जो दूरी है उसको हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। u आपकी क्या है, वस्तु की दूरी, और v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और F क्या है, फोकस दूरी। और एक दूरी आप इसमें और कर सकते हैं कि जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ये क्या है, वक्रता त्रिज्या। सिर्फ इसको आपको समझना है बस, क्योंकि जब आप आंकिक प्रश्न सॉल्व करते हैं तो वहां पे सबकी जरूरत पड़ती है, बिना इसके आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इन सबको हम देख लिए कि किसको क्या बोलते हैं। तो एक बात आप इसमें देख रहे हैं, जो अवतल दर्पण है उसमें सब कुछ बाईं तरफ है। सब कुछ का मतलब वस्तु की दूरी भी बाईं तरफ है, प्रतिबिंब की दूरी भी बाईं तरफ है, और फोकस दूरी भी बाईं तरफ है। तो यानी कि सभी दूरियां इसमें क्या रखी जाएंगी, ऋणात्मक रखी जाएंगी। तो अगर आप आरेख अच्छे से पढ़े हैं तो खींच कर भी आप अगर कोई कंफ्यूजन है तो देख सकते हैं कि ध्रुव से बाईं तरफ रहेगा तो प्लस, दाईं तरफ रहेगा तो माइनस। बाईं तरफ रहेगा तो माइनस, दाईं तरफ रहेगा तो प्लस। सिर्फ एक ही ऐसी स्थिति है जिसमें फोकस और ध्रुव के बीच जब हम वस्तु रखे थे तब प्रतिबिंब हमारा दाईं तरफ बन रहा था, तो वहीं पर भी आपका प्लस होगा, नहीं तो हर जगह माइनस होगा। तो ये आप देखकर समझ चुके होंगे। तो पीछे हम देख लेते हैं, चित्र बना हुआ है, यहीं पे आपको हम समझा देते हैं उत्तल दर्पण के लिए। तो देखिए ये यहां से यहां तक की दूरी वस्तु की दूरी, ये आपका माइनस में रहेगा। इसमें आप देख रहे हैं कि फोकस दाईं तरफ है। अगर फोकस दाईं तरफ है तो जो F होगा वो हमेशा किसमें होगा, माइनस में होगा। और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी ध्रुव से दाईं तरफ बन रहा है, यानी कि U भी कैसा रखा जाएगा, माइनस में रखा जाएगा। तो क्या बात आपको कॉमन मिली कि जो वस्तु है वो चाहे उत्तल दर्पण चाहे अवतल दर्पण वो हमेशा बाईं तरफ रखी गई, यानी कि U हमेशा माइनस होगा, और इसमें F और B प्लस होगा, क्योंकि सब दाईं तरफ बन रहा है। तो यहां से ये हो गया चिन्ह परिपाटी का नियम। ये सब आंकिक क्वेश्चन लगाने पे काम आएंगे। तो एक यहां पे आपको देखना है, गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियों में क्या बताना है, संबंध। ये जो संबंध आपको बताना है, यहां पे आपको पूरा सॉल्व करके नहीं बताना है, सिर्फ आपको एक फार्मूले के रूप में याद रखना है। तो देखिए U जो आप
सीखे हैं वो क्या था, वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते थे और b जो होता था वो प्रतिबिंब की दूरी थी, प्रतिबिंब की दूरी, और f हमारा क्या था, फोकस दूरी। तो इनमें जो रिलेशन आपका था वो रिलेशन था 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। तो आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, सिर्फ सूत्र का यूज करना है आपको। जब आप 12th में जाएंगे वहां पर पूरा इसको सॉल्व करवा के इस सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो यही जो फार्मूला है, यही सूत्र अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पण के लिए सत्य होता है। तो दोनों दर्पण के लिए आपको यही फार्मूला यूज करना है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए हम आगे एक टॉपिक बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो जो रेखीय आवर्धन है उसकी हम डिफिनीशन पहले देख लेते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन बोलते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। तो अगर यहाँ पे एक हम दर्पण खींच कर आरेख खींच लें, अगर सिर्फ वैसे खींच रहे हैं, ये गलत सही मत देखना आप, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, एक आरेख खींच लिए। तो इसमें बोल क्या रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को। तो ये बना प्रतिबिंब, इसकी जो लंबाई है इसको हम I से प्रदर्शित करते हैं, और जो आपकी प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई है उसको हम कैपिटल O से प्रदर्शित करते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, माना प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम किससे व्यक्त किए, I से, और वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई को यहां से हम कैपिटल O से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे हमें और थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो रेखीय आवर्धन है उसको हम किससे व्यक्त करते हैं। तो रेखीय आवर्धन को हम M से प्रदर्शित करते हैं, मैग्निफिकेशन M से प्रदर्शित करते हैं। तो सूत्र हमारा क्या बनेगा, देखिए, रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटा हो गया वस्तु की लंबाई। ये आपका बन गया फार्मूला। तो आवर्धन को हम M से प्रदर्शित किए थे, M स्मॉल। अब देखिए जो प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बन रही है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, -I होगा। और वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ बन रही है, इसलिए क्या होगा, ये +O होगा। तो M बराबर यहां से I/O फार्मूला बन गया। तो जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, इसका निगमन करेंगे, तो हमको एक रिलेशन मिल जाएगा। तो आपको पूरा निगमन नहीं करना है, सिर्फ फार्मूला समझना है। तो देखिए क्या हमको रिलेशन मिलेगा, I/O बराबर आपको मिलेगा B/U। B और U के बारे में आज समझ चुके हैं कि B हमारा क्या होता था, प्रतिबिंब की लंबाई, U होता था हमारा वस्तु की लंबाई। अब
अब हमारा क्या बन जाएगा फार्मूला, m बराबर I अपान O इज इक्वल टू B अपान क्या बन जाएगा, U बन जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे एक और फार्मूला बन गया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, m बराबर I अपान O बराबर माइनस B अपान U, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बीच में दो जगह बराबर लगा है, यानी कि m का फार्मूला I अपान O भी होता है और m बराबर V अपान U भी होता है, और तीसरा फार्मूला I अपान O इज इक्वल टू B अपान U भी होता है। तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो तीन फार्मूला का यहाँ पे यूज हो गया, यानी बन गया फार्मूला। तो अलग अलग अगर आप लिखना चाहते हैं तो m बराबर एक बना I अपान O माइनस में m बराबर और क्या बना V अपान U, और यह क्या बना I अपान O इज इक्वल टू माइनस V अपान U। यहाँ पे कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। ये तो एक बात इसमें आपको नोट करना है, नोट क्या करना है, यदि प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा, यदि प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा हो तब आवर्धन आपका ऋणात्मक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको देखना है कि कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा। तो उल्टा आप ऐसे याद रखेंगे कि उल्टा होगा तो नीचे की तरफ बनेगा, और नीचे की तरफ तो दूरियां हमेशा ऋणात्मक ही होती है। तो इस तरह से आप दिमाग में रख सकते हैं, तब आवर्धन ऋणात्मक होगा। और दूसरा पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि यदि प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होगा तब आवर्धन आपका धनात्मक होगा। ये दो पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। तो आज की क्लास में इतना ही। तो जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको आपको हम बता चुके हैं। अब इसके आगे वाली क्लास में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आंकिक क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करवाएंगे।